हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स, जो कि आपके यूजीसी नेट फिलॉसफी के सिलेबस में गिवन हैं, साथ ही साथ गेट फिलॉसफी के सिलेबस में भी गिवन है। और सीयूईटी की जो आप में से तैयारी कर रहे हैं, फिलॉसफी सब्जेक्ट है, उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर एक उस एग्ज़ाम के लिए जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आता है, तो ये उन सब के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि जो बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, फिलॉसफी ऑप्शनल जिनका सब्जेक्ट है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, एक ओवरव्यू ले सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं जनरल। हालांकि ये वीडियो उनके लिए उतना सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है फिलॉसफी, वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, मतलब उन्हें आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, डिटेल में आंसर लिखना पड़ता है। तो ये जो मेनली वीडियो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जहां पर पूछे जाते हैं जिन एग्जाम्स में, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा हर एक फिलोसफर को, उनकी फिलोसफी को जोड़कर इतना डिटेल में कि आप जो है हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको आसानी से कर पाओ, और सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं यूजीसी नेट में जो गिवन है। ये यूनिट 2 जो है आपकी क्लासिकल, वेस्टर्न, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स करके दे रखा है। तो इसमें ये टॉपिक है पहला ही प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स करके। यहाँ पर थेल्स गिवन है, एनाक्सागोरास, एनाक्सिमेनेस, आयनियंस, पाइथागोरस, पार्मेनिडीज, हेराक्लिटस एंड डेमोक्रिटस। और ऐसे ही आईआईटी गेट में भी थेल्स गिवन है, एनाक्सागोरास, एनाक्सिमेनेस, आयनियंस, पाइथागोरस, पार्मेनिडीज, हेराक्लिटस एंड डेमोक्रिटस। इनके अलावा 2-3 फिलोसफर्स ऐसे हैं जो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि डेमोक्रिटस से जुड़ा हुआ है ल्यूसिपस, तो ये भी मैं कवर करूंगा। और आपका पार्मेनिडीज से जीनो और मेलिसस जुड़ा हुआ है, और जीनो और जीनोफेंस जुड़ा हुआ है, तो उनको भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिस भी टाइप के क्रोनोलॉजी बेस्ड मल्टीपल स्टेटमेंट्स, या फिर जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये किसने बोला है, ये कथन किसका है, तो वो भी, और मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी, हर तरह के क्वेश्चन जैसे भी बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। तो प्री सोक्रेटिक जो वर्ड है, इसका क्या मतलब है। अब नाम से लग रहा है कि प्री यानी कि जो सोक्रेट्स से पहले आया, सुकरात से जो पहले फिलोसफर्स आए हैं वो ही प्री सोक्रेटिक होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो सोक्रेटिस के कंटेम्प्रेरी भी है और उनके बाद भी आए हैं, लेकिन सोक्रेटिस के और प्लेटो और एरिस्टोटल के अलावा जो भी आए हैं, उनके कंटेम्प्रेरी भी रहे हैं, तो उनको एक ग्रुप में बांट दिया जाता है और उसी को प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स बोलते हैं। अब ये सारे प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स एक जैसी फिलोसफी नहीं देते हैं। इसमें कुछ आयनियंस होते हैं, कुछ इलियाटिक स्कूल को बिलोंग करते हैं, कुछ प्लूरलिस्ट होते हैं, कुछ एटमिस्ट भी होते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनके, डिफरेंट फिलोसफी है। तो ये गलती ना करे कि भाई प्री सोक्रेटिक का मतलब है जो सोक्रेटिस से पहले आए हैं, या फिर ये एक ऐसा ग्रुप है जिनकी जो है एक ही स्कूल को बिलोंग करते हैं। नहीं, कुछ आयनियंस है, कुछ इलियाटिक है, यानी कि जो सिसिली आइलैंड है इटली का, वहां से भी कुछ बिलोंग करते हैं। तो ये जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है प्री सोक्रेटिक, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझें। और इसकी जो है ये जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स है, इनकी किसी की भी कोई भी सर्वाइविंग लिटरेचर अभी नहीं है। यानी कि हमको जिनकी जानकारी मिलती है वो दूसरे बाद में जो लेटर फिलोसफर्स आए हैं, जिन्होंने इनके ऊपर टिप्पणी की है, इनके ऊपर समरी दी है कहीं पर भी अपनी बुक में, जैसे कि एरिस्टोटल ने, प्लेटो ने, डायोजेन्स ने, तो उन सब ने जो है इन पर बात की है, तो वहां से हमें इनकी जानकारी मिलती है। और इसमें आयनियन स्कूल आता है, पाइथागोरस आता है, पाइथागोरस का पाइथागोरियन स्कूल आता है और उनके फॉलोअर्स को बोला जाता है पाइथागोरियंस। इलियाटिक स्कूल इसमें आता है, प्लूरलिस्ट स्कूल इसमें आता है, और एटमिस्ट स्कूल इसमें आता है। तो ये जो सारे स्कूल है प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी में आते हैं। अब इनका सेंट्रल क्वेश्चन क्या है, किस चीज की ये जो है जांच पड़ताल करते हैं, ये पता लगाते हैं कि ये जो सारी चीजें है ये कहाँ से आई है, इस संसार की उत्पत्ति किस सब्सटेंस से हुई है,
या फिर नेचर को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, किन चीज़ों से मिलकर ये बनी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर उठते हैं। तो ये रैशनलिस्टिक जो फिलॉसफी है यहाँ से स्टार्ट होती है, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर से, और माइथोलॉजी की तरफ से यहाँ पर जो रुझान है वो हटता है और रैशनल फिलॉसफी यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले ही अगर हम टाइमलाइन देखें इसकी, तो सबसे पहले थेल्स का नाम आता है जो कि आयनिया स्कूल को बिलोंग करते हैं। अब ये टाइमलाइन समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बन सकता है कि आपको इन फिलोसफर्स के नाम दे दिए जा सकते हैं, या फिर ऐसे बोल दिया जा सकता है कि पहले आयनियन स्कूल आया या इलियाटिक स्कूल आया, या ये जो, हाँ इलियाटिक इसी को बोलते हैं। तो इलियाटिक में आपके आता है हेराक्लिटस आता है, सॉरी हेराक्लिटस नहीं, परमेनिडीज आते हैं, जीनो आता है, और आपका एक आता है ये परमेनिडीज एरा, जीनो एरा, और आपका मेलिसिस भी आता है। मेलिसिस कहाँ पे गया, ये रहा, मेलिसिस भी आता है। तो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से कहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले जो प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी है ये आइनिया में उपजी, और यहाँ पर भी थेल्स ने इसकी शुरुआत की। आइनिया जगह कहाँ पर है मैं आपको बताऊंगा अभी जब थेल्स को पढ़ाऊंगा। तो एक बार आप इनको देख लीजिए। सबसे पहले थेल्स आते हैं यहाँ पर, फिर आपका एनेक्जिमेंडर आता है, देन एनेक्जिमीन्स आते हैं, और उसके बाद आपका पाइथागोरस आता है समोस में। ठीक है, ये सदर्न इटली में लाई करता है एरिया समोस। और उसी के टाइम पे जीनोफेंस भी आते हैं जो कि इलियाटिक स्कूल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इलियाटिक में आपके परमेनिडीज भी आते हैं और जीनो आते हैं। हेराक्लिटस इसमें नहीं आता है, वो अलग अपनी फिलॉसफी देते हैं, चेंज की जो फिलॉसफी है। तो पाइथागोरस के और जीनोफेंस का जो टाइम पीरियड है वो सेम से ही है, दोनों कंटेम्प्रेरी है एक दूसरे के। उसके तुरंत बाद जो है थोड़े टाइम बाद हेराक्लिटस आते हैं, और हेराक्लिटस के बाद जो है उनकी थ्योरी को, चेंज की थ्योरी को रेफ्यूट करने के लिए परमेनिडीज आते हैं, और ये इनफैक्ट एक दूसरे को रेफ्यूट भी करते हैं। इनका कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड है, एक साथ है, तो एक दूसरे को ये रेफ्यूट करते हैं, और उसको डिफेंड करने के लिए जीनो आते हैं फिर। और जीनो के साथ साथ एम्पोडोकल्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। एम्पोडोकल्स जो है बिलोंग करते हैं प्लूरलिस्टिक स्कूल को। प्लूरलिस्टिक स्कूल में एनेक्सागोरा भी आते हैं। तो ये दोनों का जो है क्या है, सेम स्कूल को बिलोंग करते हैं। और इसके बाद हम देखें तो किसका नाम आ रहा है यहाँ पे, फिलोलस का नाम आ रहा है। तो ये तो हमारे इसमें नहीं है सिलेबस में भी, और ये हमें पढ़ना भी नहीं है, तो इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर प्रोटैगोरस और गोरियास जो है ये सोफिस्ट हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सोफिस्ट के लिए। और यहाँ पर एंटीफोन है, प्री सोक्रेटिस आ जाते हैं, और आपके ल्यूसिपस हमें पढ़ना है। ल्यूसिपस जो है आपके एटमिस्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं। डायजीन्स है, ये भी अलग से पढ़ना पड़ेगा, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। डेमोक्रिटस है जो कि आपके एटमिस्ट स्कूल को ही बिलोंग करते हैं, और प्लेटो है, फिर एरिस्टोटल है सबसे लास्ट में। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए कि भाई एक नाम दे दिया थेल्स, एक एरिस्टोटल दे दिया, एक जीनोफेंस दे दिया, और एक आपका सोक्रेटिस दे दिया, तो सबसे पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया, तो थेल्स को पहले बोलोगे, फिर जीनोफेंस बोलोगे, फिर सोक्रेटिस बोलोगे, फिर एरिस्टोटल बोलोगे। तो इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए, ये टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन बन सकता है मुझे जहां तक लगता है इस बार। अगर बात करें पहले स्कूल की, आइनियन स्कूल की, आइनियन स्कूल मिलेटस सिटी ऑफ आइनिया में बेस्ड है। अब ये जो आइनिया जगह है, आज का जो एशिया, आज का जो टर्की है, उसको हम एशिया माइनर का पश्चिमी हिस्सा कह सकते हैं, वेस्ट ऑफ एशिया माइनर, आज में इसको बोलते हैं टर्की। तो मिलेटस जो है, ये मिलेटस सिटी ये आइनिया में बेस्ड थी, इसलिए इसको आइनियन स्कूल भी बोलते हैं। तो आज का जो टर्की है वहां से संबंधित है। इसमें आपका थेल्स आता है, एनेक्जिमेंडर आता है, और एनेक्जिमीन्स आता है। तो ये क्वेश्चन आए अगर कि भाई आइनियन स्कूल से कौन कौन बिलोंग करता है, और ऑप्शन में दे दिए जाए थेल्स, एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमीन्स और हेराक्लिटस, तो वहां पर आप थेल्स, एनेक्जिमेंडर और एनेक्जिमीन्स को चूज करोगे और हेराक्लिटस को एलिमिनेट कर दोगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब बात करें, ये जो है एक रैशनल एक्सप्लेनेशन देता है फॉर द ओरिजिन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड फिजिकल फिनोमिना, कि संसार की उत्पत्ति के लिए रैशनली इसको एक्सप्लेन करता है, और फिजिकल फिनोमिना हम जो देखते हैं उसको रैशनली एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले ये आइनियन स्कूल करता है, और उसमें भी कौन, थेल्स करते हैं, थेल्स सबसे पहले आते हैं। आइनियंस को ही मेटेरियलिस्टिक भी बोला जाता है, मेटेरियलिस्ट, और उनको हाइकलिस्ट भी बोल देते हैं, इसलिए कभी कभी इसका मतलब क्या होता है, मैटर। हाइकलिस्ट का मतलब मैटर ही होता है। ठीक है,
अब इसमें सबसे पहले थेल्स की बात करते हैं। थेल्स का जन्म माना जाता है कि 625 BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा के अराउंड हुआ और उनकी मृत्यु 548 BCE में हुई। उसके अराउंड हुई मतलब कि एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते, तो अराउंड कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड हम बता सकते हैं। थेल्स आपके मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनोमर भी थे, एस्ट्रोनॉमी करते थे। इनफैक्ट उनको लिए ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले सोलर एक्लिप्स को प्रिडिक्ट किया था 585 BCE में। तो ऐसा जो है प्रिडिक्शन किया था उन्होंने। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये क्लेम, तो इस पर इतनी टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो ये तो हमें नहीं पता पर ऐसा माना जाता है। और ये जो है 7 सेजिस जो होते हैं ग्रीक के, ये जो बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं, उनमें से एक थेल्स भी हैं। और ये पहले फिलोसफर माने जाते हैं वेस्टर्न ट्रेडिशन के अनुसार। और इसको रिकॉग्नाइज करने वाले का नाम क्या है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल अपने मेटाफिजिक्स में बोलते हैं कि भाई वेस्टर्न ट्रेडिशन के पहले फिलोसफर थेल्स ही है, जिन्होंने रैशनली इस यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे वो एक्सप्लेन किया है। इसीलिए इनको फादर ऑफ फिलोसफी भी कहा जाता है, जिन्होंने यूनिवर्स को नेचुरलिस्टिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की, विदाउट रिजोर्टिंग टू सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन और माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी से हटकर ये नेचुरलिस्टिक और साइंटिफिक तरीके से यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने वाले पहले व्यक्ति थे या फिर फिलोसफर थे, ऐसा कह लो। और इसीलिए इनको नेचुरलिस्ट भी कहा जाता है। और ये कहते हैं कि वाटर जो है पहला प्रिंसिपल है हर चीज का, या फिर ऐसा कह लो कि सारी चीजें जो है वाटर से निकली है और वाटर में ही मिल जाएगी। या फिर इसकी एक और इंटरप्रिटेशन हो सकती है, मतलब हर एक चीज में पानी होता है, हर एक चीज पानी से मिलकर बनी हुई है, यानी कि हर एक चीज में पानी है। तो इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो कहने का मतलब जो पहला प्रिंसिपल है थेल्स के अनुसार वो वाटर है। ये सीधा मैचिंग टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। इनके अनुसार जो अर्थ है ये एक फ्लैट डिस्क है जो कि रेस्ट करती है या फिर फ्लोट करती है पानी के ऊपर ही। तो एक डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में दे दिया जाता है कि अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क फ्लोट्स अपॉन वाटर, या फिर अर्थ रेस्ट अपॉन वाटर। ये किसका कथन है, किसके अनुसार, किसकी फिलॉसफी से मैच खाता है, मेल खाता है? तो हम थेल्स यहाँ पर आंसर लगा देंगे। इन्होंने, मैंने बात की कि भाई एक्लिप्स को प्रेडिक्ट किया था 585 BC में। और इसके अलावा ये कहते हैं कि जो सारा संसार है वो फुल ऑफ गॉड्स है, भगवानों से भरा हुआ है, हर एक चीज में भगवान है, आत्मा भी है। इसके लिए एग्जाम्पल भी देते हैं, जिसकी मैग्नेट है वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेती है आयरन को, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो उसने कैसे किया? क्योंकि उसके अंदर भी गॉड है, उसके अंदर आत्मा भी है। तो ये एक तरीके से पैंथेस्टिक व्यू ऑफ नेचर को दिखाता है, जिसमें मानते हैं थेल्स। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है ये हमें डायरेक्टली नहीं मिलता कि थेल्स अपने बारे में ऐसे लिख के गए हों या फिर उनकी अपनी फिलोसफी लिख के गए हों, नहीं। ये हमें जो उनके बाद में प्रेडिसेसर्स आए, जैसे कि एरिस्टोटल आए या उनके जैसे और भी लोग थे, प्लेटो ने भी लिखा है उनके बारे में, तो उनकी मदद से, उनकी जो बुक्स में है उनसे हमें पता चलता है ये सब। अब बात करते हैं अगले आयनियन स्कूल के मेंबर की, जिनका नाम है एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर डिसाइपल थे थेल्स के, ऐसा कह लो कि एनेक्सिमेंडर के गुरु थे थेल्स। इनका जन्म 612 के अराउंड हुआ और 542 BCE तक ये रहे, उसके बाद ये खत्म हो गए, मर गए। तो ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस संसार का मैप बनाया, ऐसा माना जाता है। और इन्होंने अर्थक्वेक को भी प्रिडिक्ट कर लिया था, ऐसा भी माना जाता है। प्राइमल मैटर जो है उनके अनुसार वो इनडेफिनिट है, इनफाइनाइट है, और यूनिवर्स जो है उसी मैटर की बनी हुई है, इसीलिए यूनिवर्स भी फॉर्मलेस है, इनडेफिनिट है, और एब्सोल्युटली फीचरलेस मैटर जो है उसमें लाई करता है, होता है। और इसी के लिए ये जो प्राइमल मैटर है जो कि इंडेफिनिट है, वो टर्म यूज करते हैं एपिरॉन। तो उसको जो है ये एपिरॉन कहकर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इनफाइनाइट या फिर लिमिटलेस, जो अनंत है उसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसा प्राइमल मैटर, इसको वो एपिरॉन कहते हैं। एपिरॉन जो है इसी से सारी चीजें निकली है। और सबसे पहले ये एपिरॉन जो है ये हॉट और कोल्ड को जन्म देता है, इससे जो है हॉट और कोल्ड निकला है। और ये हॉट और कोल्ड है जो आगे चलकर दूसरे कॉस्मिक मैटर्स बनाते हैं, जैसे कि हॉट से निकलेगा आपका सन और अदर कॉस्मिक बॉडी जो कि ग्रहण है, और कोल्ड से आपकी एयर और अर्थ जो है ये बन जाती है, ऐसा बताते हैं एनेक्सिमेंडर अपनी फिलोसफी में, ऐसा उनके बारे में लिखा हुआ है। और वो एक टर्म और यूज करते हैं, आर्क है, आर्क बोल सकते हैं आप इसको।
तो ये टर्म वो यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, एक या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि एक आर्क है, आर्क जो है वो एपिरोन है, एक प्रिंसिपल जो है जिससे सारी चीजों का निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल, वो फर्स्ट आर्क क्या है, वो आर्क क्या है, एपिरोन। और वो कहते हैं कि जो अर्थ है ये स्फेरिकल नहीं है, सिलेंड्रिकल है, और उस सिलेंडर के टॉप में कौन बैठा है, मैन, यानी वी ह्यूमंस, ह्यूमंस उसके टॉप में बैठे हुए हैं। और जो उसके अपोजिट साइड में हमें जो दिखती हैं ये स्टार्स हम देखते हैं, तो वो उसके अपोजिट साइड में होते हैं और कभी कभी हमको नहीं दिखाई देते, वो गायब से हो जाते हैं। तो इसके वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं कि कभी इसमें क्या है, पोर्स होते हैं बीच बीच में, तो उस पोर्स में कुछ आ जाता है बीच में, ऐसा कुछ बोल रखा है, तो इसलिए वो नहीं दिखते हैं। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो जानना हमें, बस इतना याद रखो कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल नहीं है, उनके अनुसार सिलेंड्रिकल है, और सिलेंडर के टॉप पे मैन बैठा हुआ है या फिर ह्यूमन बैठा हुआ है। एनेक्सिमेंडर की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी है, और वो क्या है, वो कहते हैं अर्थ जो है वो बिगिनिंग में फ्लूइड थी, फ्लूइड यानी कि पानी थी, फिर वो सूख गई इवापोरेशन की वजह से, वाष्पीकरण हुआ, उससे वो सूख गई, और फ्रॉम दिस हीट एंड मॉइस्चर लिविंग बींग्स प्रोड्यूस। और इस हीट और मॉइस्चर से जब वो सूख गई, वो सूखी किस लिए, हॉटनेस की वजह से, हीट की वजह से, और उससे क्या है, लिविंग बींग्स प्रोड्यूस हुए। बींग्स फ्रॉम लोअर ऑर्डर इवॉल्व्ड इनटू हायर बींग्स थ्रू एडेप्टेशन। लोअर ऑर्डर के बींग्स जो है हायर बींग्स में एडेप्टेशन की वजह से फिर वो इवॉल्व हुए, जैसे कि साइंस भी एक्सप्लेन करती है, इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है डार्विन की, वो भी ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि फिश जो है वो माइग्रेट हुई लैंड की तरफ, और ग्रेजुअली जो मराइन लाइफ हो सूखी, और फिश से जो है वो जो एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, फिर बर्ड्स है, ह्यूमंस है, वो सब ओरिजिन हुए। तो इसी प्रकार मैनकाइंड का ओरिजिन हुआ, इंसानों की भी उत्पत्ति इसी तरीके से हुई, तो मछली से हुई। और मछली भी कहाँ से आई, वो लोअर ऑर्डर से आई, और उसके वो कहाँ से आया, क्योंकि जो अर्थ थी वो सूख गई थी और वो इवापोरेट हो गया था पानी हीट की वजह से। तो इस तरीके से जो है उत्पत्ति हुई है। तो जो कोजल थ्योरी है वो ऑर्गेनिक है उनकी, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ भी है और डिके भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो उनका प्रिंसिपल है वो फर्स्ट प्रिंसिपल एपिरोन है, और वो प्रोड्यूस करता है हॉट और कोल्ड, और हॉट और कोल्ड से जो है इवोल्यूशनरी थ्योरी, जैसा कि मैंने बताई आपको, हॉट और कोल्ड से ही फिर फर्दर वन निकलती है। तो सबसे जो बेसिक चीज है उनके अनुसार वो एपिरोन है, फर्स्ट प्रिंसिपल एपिरोन है एनेक्सिमेंडर के अनुसार। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड फिलोसफर की, आयनियन स्कूल को जो बिलोंग करते हैं, और जो एनेक्सिमेंडर के डिसाइपल है, शिष्य है, एनेक्सिमीन्स, ठीक है। इनका जन्म जो है वो बताया जाता है कि 600 के अराउंड, 600 बीसीई के अराउंड हुआ, और 500 बीसीई में वो उनकी मृत्यु हो गई। वो कहते हैं एयर जो है ये फर्स्ट प्रिंसिपल है इस यूनिवर्स का, कोई मटेरियल, कोई और मटेरियल नहीं है। और ये जो है एयर जो बताते हैं, ये एक तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो एनेक्सिमेंडर का एपिरोन प्रिंसिपल उसकी तरह वेग नहीं है। वो कहते हैं कि जो एनेक्सिमेंडर है वो क्लियरली नहीं बताते हैं, एक्सप्लिसिटली नहीं बताते हैं कि कैसे एपिरोन से वो कैसे सब्सटेंस निकला जिसने फर्दर प्रोड्यूस किया हॉट और कोल्ड को। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एनेक्सिमिन बताते हैं, वो बोलते हैं एक्सप्लिसिटली। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो एयर है, इसको इस तरीके से लिखते हैं बुक में। और यहाँ पर जो दो प्रोसेसेस होते हैं उनका नाम है कंडेंसेशन और रेयरफेक्शन। इनसे ही जो कॉस्मोस का सारा स्टफ है वो बना होता है। तो रेयरफेक्शन का क्या मतलब है, रेयरफेक्शन का मतलब है किसी भी चीज का गर्म होना, वो ग्रो करती है, वो भाप बनती है, या फिर ऐसा कह लो कि वो, ठीक है, दूर जाती है, तो इसी को रेयरफेक्शन बोलते हैं। और कंडेंसेशन का मतलब कोल्ड होना, जब ठंडी होती है कोई भी चीज तो वो कंप्रेशन होता है वहां पर मैटर का। और रेयरफेक्शन में वो जो है मैटर एक तरीके से ऊपर की तरफ उठता है, ग्रो करता है। तो इस प्रोसेस से ही कॉस्मोस का सारा स्टफ तैयार हुआ है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो अर्थ है ये फ्लैट डिस्क है जो कि फ्लोट करती है एयर पर। जैसे कि थेल्स कह रहे थे कि अर्थ फ्लैट डिस्क है और वो फ्लोट वाटर पर करती है, लेकिन यहाँ पर एनेक्सिमिया बोलते हैं कि वो एयर पर फ्लोट करती है। और यहाँ पर जो कंडेंसेशन और रेयरफेक्शन है, दो प्रोसेस आपको याद रखने हैं। तो इस स्लाइड से आपको दो चीजें याद रखनी है कुल मिला के, कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है एनेक्सिमियंस के अनुसार वो एयर है, और जो दो प्रोसेस यहाँ पर काम करते हैं जिससे इस कॉस्मोस का सारा स्टफ बना होता है वो कंडेंसेशन और रेयरफेक्शन है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंडेंसेशन और रेयरफेक्शन प्रोसेसेस हैं इनका जिक्र कौन फिलोसफर करता है अपने फिलोसफी में कॉस्मोस के ओरिजिन को समझाने के लिए, तो एनेक्सिमीन करते हैं, ये आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं अगले स्कूल की या फिर अगले फिलोसफर की जिनका नाम है पाइथागोरस और उनके स्कूल का नाम है पाइथागोरियन स्कूल। तो उनके अनुसार जो वर्ल्ड है ये हार्मोनियस ऑर्डर है, ये कॉस्मोस जो एक हार्मोनी में है। वो कैसे है? क्योंकि उनके अनुसार सारी चीजें जो है न्यूमरेबल है और काउंट की जा सकती है, उनकी गिनती की जा सकती है। यूनिवर्स जो है ये बिना नंबर के हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, वो इनकंसीवेबल है बिना नंबर्स के। तो कंसीव वो नंबर्स के साथ ही हो सकती है यूनिवर्स। जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है वो नंबर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कि जो म्यूजिकल हार्मनी भी है ये भी नंबर्स पर ही आधारित होती है और ये पूरा संसार नंबर से ही मिलके बना हुआ है। ऐसा पाइथागोरस की फिलॉसफी के बारे में बोला जाता है। जो पाइथागोरियन सोसाइटी है उसका निर्माण यहाँ पर ये करते हैं। ये कोई स्कूल ऑफ फिलोसफी नहीं है लेकिन रिलीजियस रिफॉर्म्स यहाँ पर होते हैं। ये बिलीव करते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स में और इमोर्टैलिटी में सोल की, कि सोल जब कभी खत्म नहीं होता वो ट्रांसमाइग्रेट होती है। और यहाँ पर रीबर्थ का जो व्हील है, चक्र है, इसमें मानता है, उसकी डॉक्ट्रिन देते हैं। और रीइंकार्नेशन में मानते हैं, यानी कि अवतार में भी मानते हैं, अवतार होते हैं। ये अपने खुद के रिचुअल, सेरेमनीज और मिस्ट्रीज डेवलप करते हैं और मोरल सेल्फ कंट्रोल को एनफोर्स करते हैं। आर्ट और क्राफ्ट को भी अपनाते हैं, जिम्नास्टिक भी करते हैं, म्यूजिक, मेडिशन और मैथमेटिक्स में भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। और इनके अनुसार जो इवन नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जो ओड नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होते। और यही जो है रियलिटी का इसेंस बनाते हैं। रियलिटी में फाइनाइट भी है, इनफाइनाइट भी है, क्योंकि नंबर्स जो है इवन भी हो सकते हैं और ओड भी हो सकते हैं। इवन नंबर को फाइनाइट बोलते हैं और वो ओड को इनफाइनाइट बोलते हैं क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। जो डिवाइड नहीं हो रहा वो इनफाइनाइट है, जो डिवाइड हो रहा है वो फाइनाइट है पाइथागोरस के अनुसार। और यूनिवर्स जो है वो ऑपोजिट्स के पेयर से मिलकर बनी हुई है, कॉन्ट्राडिक्टरीज के पेयर से मिलकर बनी हुई है। वो ऐसे 10 ऑपोजिट्स या फिर 10 कॉन्ट्राडिक्टरीज रिकॉग्नाइज करते हैं, मानते हैं। इसमें पहली कॉन्ट्राडिक्टरी है, फिर ऑपोजिट है लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, फिर है ऑड एंड इवन, वन एंड मैनी, राइट एंड लेफ्ट, मेल एंड फीमेल, रेस्ट एंड मोशन, स्ट्रेट एंड क्रूक्ड, लाइट एंड डार्कनेस, गुड एंड बैड, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ये 10 ऑपोजिट्स मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हर बार यहाँ से नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर से मैच कर दो भाई पाइथागोरस को। लेकिन इस बार हो सकता है कि ऑपोजिट्स पे पूछ ले कि इनमें से कौन कौन से ऑपोजिट्स जो है पाइथागोरस मानते हैं और कौन सा नहीं मानते। वो एक वेग यहाँ पर ऑपोजिट दे दिया जाएगा जिसको कि आपको एलिमिनेट करना होगा। तो ये आपको 10 ऑपोजिट्स याद होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पाइथागोरियन एथिक्स की अगर बात करें तो एम्फेसाइज कर दी है कनेक्शन बिटवीन नॉलेज एंड वर्च्यू, सजेस्टिंग दैट अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू मॉरल लिविंग। तो यहाँ पर वर्च्यू को ही नॉलेज बोला जाता है कि वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज लीड्स टू ए गुड लाइफ। नॉलेज से गुड लाइफ लीड होगी। तो ये एथिक्स के ऊपर भी यहाँ पर कुछ बोला गया है। हालांकि ये पता नहीं कि पाइथागोरस ने ऐसा बोला है या फिर इंटरप्रिटेशन दूसरे लोगों ने इसकी करी है। तो क्योंकि इनका तो खुद का कोई टैक्स सर्वाइव नहीं किया ना, तो दूसरे लोगों ने इन पर टिप्पणी की है अपनी बुक्स में, तो उसके आधार पर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं। अब बात करते हैं अगले फिलोसफर की जिनका नाम है हेराक्लिटस, जिनका जन्म 535 बीसीई के अराउंड हुआ और मृत्यु उनकी 475 बीसीई के अराउंड हुई। हेराक्लिटस को ऑब्सक्योर और रिडलर के नाम से भी जाना जाता है, उनके निकनेम है। ऑब्सक्योर का मतलब है अनिश्चित यानी अनसर्टेन, और रिडलर का मतलब है जो पहेली बुझाता है, रिडल्स में बात करता है। तो ऐसा उनके लिए क्यों कहा गया है, पहली बात तो आपको समझनी होगी। हेराक्लिटस जो है ये काफी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, काफी अमीर खानदान से आते थे। और वो जो भी लोग उनके टाइम पे कंटेम्परेरीज जो रहे उनके, जैसे कि परमेनिडीज, होमर और एक दो और है जिनका मैं नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो उनका वो मजाक बनाया करते थे अक्सर। ठीक है, उनके बारे में उनको गाली भी दे दिया करते थे, बड़ा बुरा भला कहते थे उनके बारे में। तो वो बोलते थे इतने बुद्धिमान नहीं है जो लोभी लोग है। वो एक तरीके से बहुत प्राइड महसूस करते थे इस बात में कि मैंने जो है खुद से सीखा है जो भी सीखा है। तो इस चीज को लेकर इसलिए उनका नाम जो है ऑब्सक्योर और रिडलर ऐसे नाम से उनको संबोधित किया जाता है। और वो जो है अपनी फ्लक्स और चेंज की डॉक्ट्रिन के लिए फेमस थे। वो कहते हैं कि यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, तुम एक नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते, क्योंकि दोबारा पैर रखोगे तो वो चेंज हो जाएगी,
वो पहले वाली नहीं रहेगी। जो पहले वाली नदी में तुमने पैर रखा था वो तो बहकर आगे चली गई। तो ये फ्लक्स और चेंज में मानते हैं। और यहाँ पर वो बिलीव करते हैं कि जो फायर है, फायर जो है प्राइमरी एलिमेंट है जिससे हर चीज निकली है, हर चीज उससे निकली है और उसी में मिल जाती है। तो ये सिंबलाइज करता है उनके कांस्टेंट चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को इन द यूनिवर्स। तो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बोलते हैं फायर इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वो इसलिए ऐसा कहता है उनके अनुसार ऑपोजिट्स जो हैं वो इसेंशियल होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द यूनिटी ऑफ द कॉस्मोस। ऑपोजिट से जो स्ट्राइफ हमें देखने के लिए मिलता है, ऑपोजिट्स में कॉन्ट्रडिक्शन देखने के लिए मिलता है, वॉर होता है चीजों के बीच में, उसी से जो है नई चीजें उत्पन्न होती है। स्ट्रगल एंड अपोजिशन आर नेसेसरी फॉर क्रिएशन एंड चेंज, गुड बैड, लाइफ डेथ, यंग ओल्ड एज, ये सब जो है सेम है, ये अलग नहीं है। जो यंग है, कोई जवान होता है वही आगे चल के बूढ़ा होता है, तो ये फॉर्मर जो है लेटर में चेंज हो जाता है आगे चलकर। तो स्ट्रगल और अपोजिशन जो है ये ऑपोजिट नहीं है। यंग और ओल्ड जो है एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते, गुड और बैड जो है एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते। अगर कोई अभी अच्छा है तो वही जो है कुछ समय बाद बुरा भी बन जाता है। अगर अभी कोई जिंदा है तो वही आगे चलकर मर भी जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो स्ट्रगल और ओपोजिशन जो है ये कुछ अलग नहीं है, सेम ही चीज है। और इसी के कारण जो है सारी चीजों का निर्माण होता है, इसी से सारी चीजें बनी हुई है। वर्ल्ड जो है रूल होता है स्ट्राइफ से, जो भी डिविजन्स होती है, सेपरेशन होती हैं, जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस होती है उससे ही। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कहना चाहते हैं हेराक्लिटस। और वो लोगोस का आइडिया भी देते हैं। लोगोस का क्या मतलब है, यानी कि जो यूनिवर्सल रीजन है या फिर ऑर्डर है इस कॉस्मोस का, उसको लोगोस कहते हैं। ये वो रैशनल प्रिंसिपल है जो कि इस कॉस्मोस के ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं। वो बीइंग में नहीं, बिकमिंग में मानते हैं। बिकमिंग का क्या मतलब है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है हेराक्लिटस की फिलॉसफी का, यानी कि सब कुछ चीज जो है बदल रही है, वो हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज होता है उसमें, वो परमानेंट बीइंग नहीं होती, वो बनती है कुछ ना कुछ, बिकमिंग है, ऐसा कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। तो नॉलेज जो है एक डायनेमिक प्रोसेस है उनके लिए, जो कि इवॉल्व होती है एक्सपीरियंस के अनुसार, कभी भी स्थिर नहीं रहती। कॉस्मोस भी एक डायनेमिक सिस्टम है इसलिए, जो कि कांस्टेंट चेंज और कॉन्फ्लिक्ट से चलता है। उसकी विशेषता है किसी भी कॉस्मोस की कि उसमें कॉन्स्टेंटली चेंज होता है और कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। इसलिए हम कह भी सकते हैं यहाँ पे कि कॉन्स्टेंट इज द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ठीक है, चेंज होता रहता है, चेंज ही एकमात्र कांस्टेंट अगर है भी तो। अब बात करते हैं इसके बाद इलियाटिक स्कूल की। इलियाटिक स्कूल जो है वो अपना नाम कहाँ से लेता है, वो इलिया जो सदर्न इटली में एक सिटी है जिसको आज के समय में विलिया बोला जाता है, जहां तक मैंने पढ़ा है। तो वो जो है इलियाटिक स्कूल यहाँ पे जन्मा, इसलिए इसका नाम इलियाटिक स्कूल पड़ा। और यहाँ पर जो जीनोफेंस है वो इस्टेब्लिश करते हैं इस स्कूल का। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि परमेनिडीज जो है ट्रूली इस्टेब्लिश करते हैं इस स्कूल को, क्योंकि परमेनिडीज बिलोंग करते थे आपके इलिया सिटी से। और जीनोफेंस कहाँ से बिलोंग करते थे आपको मैं बताऊंगा। तो जीनोफेंस जो है कहीं ना कहीं थियोलॉजिकली इस अपनी थ्योरी रखते हैं, ठीक है। और जो परमेनिडीज है वो ऑन्टोलॉजी को डेवलप करते हैं और इस सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। और इसमें दो नाम और आते हैं इस स्कूल से जुड़े हुए, वो है जीनो और मेलिसिस। जीनो और मेलिसिस जो है डिफेंड करते हैं इस डॉक्ट्रिन को, और वो डायलेक्टिशियंस होते हैं स्कूल के। जो जीनो होता है वो इलियाटिक की थीसिस को प्रूव करता है बाय शोइंग द एब्सर्डिटी ऑफ देयर ऑपोजिट्स। जो उनके ऑपोजिट स्कूल्स हैं उनके अंदर खामियां निकालता है और एक तरीके से डिफेंड करता है इलियाटिक थीसिस को। जबकि जो मेलिसिस है वो पॉजिटिव प्रूफ्स देता है इस थ्योरी के, जो इलियाटिक स्कूल की थ्योरी है उसके सपोर्ट में। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं जीनोफेंस की। तो जीनोफेंस का जन्म 570 बीसीई के अराउंड हुआ, 480 बीसीई के अराउंड में इनकी मृत्यु हो गई। ये कोलोफोन में इनका जन्म हुआ था, जो कि मिलेटस के नियर में एक शहर है। ये आपको याद नहीं रखना है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो मिलेटस जगह है ये थील्स का घर था। एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमीन्स तीनों का जन्म यहाँ ही हुआ था मिलेटस में, इसलिए इनको स्कूल का नाम मिलेटस स्कूल भी था। तो कोलोफोन जो है उसी के पास में था, और ये कोलोफोन है एफिसस के पास में भी था। एफिसस सिटी भी हेराक्लिटस की सिटी है, अभी हमने पढ़ा हेराक्लिटस कौन था, तो उनकी सिटी का नाम एफिसस था, ठीक है। तो जीनोफेंस जो है ये रिजेक्ट कर देते हैं ओलंपियन गॉड्स के ट्रेडिशनल व्यूज के, जिसमें होमर और हिजोइड जैसे ये लोग, ये फिलोसफर मानते थे। और वो क्लेम करते हैं कि सुप्रीम नॉन एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड है जो कंट्रोल करता है इस कॉस्मोस को अपने थॉट से।
और वो रिजेक्ट कर देते हैं डिविनेशन को और उस व्यू को कि जो नेचुरल फिनोमिना है जैसे कि रेनबोज बनते हैं उनका कोई डिवाइन सिग्निफिकेंस है। वो क्लेम करते हैं कि कोई भी डिवाइन कम्युनिकेशन नहीं होता है ह्यूमन बींग्स के बीच में और किसी डिवाइन बीइंग के बीच में। वो नोट करते हैं कि जो फॉसिल्स है सी क्रिएचर्स के माउंटेन्स में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं और इससे वो डेवलप करते हैं अपनी एक थ्योरी, कॉम्प्लिकेटेड सी थ्योरी है उनकी, क्लाउड एस्ट्रोफिजिक्स इसको बोलते हैं, जिससे वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो हेवंस का फिनोमिना है वो कैसे होता है। तो हेवंस को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक कॉम्प्लिकेटेड सी थ्योरी डेवलप करते हैं, इसको क्लाउड एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं फॉसिल्स हो सी क्रिएचर्स के माउंटेन्स पर, तो वहां से वो कुछ ऐसे डेवलप करते हैं। इतना डिटेल में यहाँ से नहीं पूछ सकता कोई भी। argued that earth is indefinitely broad and extends downwards indefinitely। वो कहते हैं कि जो अर्थ है ये इंडेफिनेटली ब्रॉड है और एक्सटेंड करती है नीचे इंडेफिनेटली, अनंत तक वो खत्म नहीं होती है नीचे धरती। और वो उस व्यू को भी रिजेक्ट कर देते हैं कि जो सन है ये धरती के नीचे या फिर धरती के अराउंड में घूमता है, क्योंकि उनके अनुसार जो अर्थ है वो तो इंडेफिनेटली नीचे डाउनवर्ड जो है एक्सटेंड करती है, तो सन कैसे उनके उसके नीचे से ट्रेवल कर सकता है या फिर उसके अराउंड में घूम सकता है। तो इस व्यू को भी रिजेक्ट कर देते हैं ज़ीनोफेन्स। अब बात करते हैं अगले यहाँ पर फिलोसफर की, इलियाटिक स्कूल को जो बिलोंग करते हैं, इनका नाम है परमेनिडीज और ये 520 BCE के अराउंड फ्लरिश किए थे। और इनके बारे में डायोजेनस लाएर्टिस ने बोला है कि वो ज़ीनोफेन्स के ही शिष्य थे, लेकिन उनकी टीचिंग को इतना वो फॉलो नहीं करते थे और उनकी फिलॉसफी जो है एक तरीके से फिलोसफिकल पोयम के रूप में है और जिनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो है द वे ऑफ ट्रुथ, जो कि उनकी खुद की फिलोसफी बताती है। दूसरा है द वे ऑफ ओपिनियन, जो कि फोर्स ओपिनियंस बताती है। फिलोसफिकल पोयम जो है, क्योंकि जो ज़ीनोफेन्स थे वो भी पोएटिक की फॉर्म में या फिर वर्स की फॉर्म में अपनी फिलोसफी उन्होंने दी, तो ये भी उसी की तरह वर्स की फॉर्म में अपनी फिलोसफी देते हैं और ये दो तरीके से दो पार्ट में अपनी फिलोसफी देते हैं। रियलिटी जो है वो सिंगल है, इनके अनुसार अनचेंजिंग है और इटर्नल है। तो परमेनिडीज जो है एम्फेसाइज करते हैं रीजन को, रैशनल थॉट को ओवर सेंसरी एक्सपीरियंस और आर्ग्यू करते हैं कि जो ट्रू नॉलेज है ये लॉजिकल रीजनिंग से ही अटेन हो सकती है, परसेप्शन से। परसेप्शन क्या है, मिसलीडिंग है और ये इससे ट्रू नॉलेज नहीं हो सकती। इस संसार में जो भी कुछ है वो एक है, यानी कि रियलिटी जो है वन है, वो बीइंग है और वो परमानेंट है, अनचेंजिंग है, इटर्नल है, सिंगल है। परमेनिडीज के अनुसार जो भी कुछ है वो है और जो कुछ नहीं है वो नहीं है। ये फेमस लाइन है परमेनिडीज की, यानी कि जो कुछ भी है बस वो ही है और जो कुछ नहीं है वो नहीं हो सकता, ऐसा हम कह सकते हैं। जो कुछ है वो ही कहा जा सकता है, उसी के बारे में सोचा जा सकता है। जो कुछ नहीं है उसके बारे में ना तो कहा जा सकता ना सोचा जा सकता है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता जो है नहीं। जो है वो है और जो है नहीं वो है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ यहाँ पर कहना चाहते हैं परमेनिडीज। अब बात करते हैं उनके डायलेक्टिशियंस की। पहले उसमें नाम आता है जीनो का, जो कि इसको डिफेंड करते हैं इलियाटिक स्कूल को, परमेनिडीज को। अब जीनो के बारे में इतना तो हमें नहीं पता, उनके बारे में जो भी हमें पता है वो हमें प्लेटो के परमेनिडीज डायलॉग से ही पता है। ये लिखा हुआ भी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी थिंक वी नो अबाउट द लाइफ ऑफ जीनो ऑफ इलिया कम्स फ्रॉम द डायलॉग, प्लेटोस डायलॉग परमेनिडीज। प्लेटो के अनुसार जीनो जो है ये 25 साल छोटे थे परमेनिडीज से और ऐसा वो बोलते हैं उसमें कि वो लवर थे एक तरीके से परमेनिडीज के, और उसके साथ साथ फिलोसफिकल एसोसिएट भी थे, यूनुच थे एक तरीके से हम कह सकते हैं, यानी कि उनके बीच में संबंध था। जो परमेनिडीज है उनके जो शिष्य है जीनो, एक तरीके से लव अफेक्शन था उनके बीच में, लव रिलेशन था। तो इस तरीके से बोला गया है। अब कितना वो सत्य है कितना नहीं इस पर हम नहीं जाएंगे, ऐसा लिख रखा है प्लेटोज डायलॉग परमेनिडीज में। और ये जो है फेमस है अपने पैराडॉक्सिस के लिए, जो कि डिफेंड करते हैं परमेनिडीज के व्यू को, जो कहते हैं कि जो बीइंग है उसकी अनचेंजिंग नेचर होती है। और इनके दो फेमस पैराडॉक्सिस है, हालांकि एक और है लेकिन दो ज्यादा फेमस है, आपको पता होने चाहिए। कि जो अकेल्स और टोरबेस का पैराडॉक्स है पहला, और दूसरा एरो पैराडॉक्स है, जिसमें वो हेराक्लिटस के चेंज की प्रिंसिपल वो जो कहते हैं कि मोशन जो है वही होता है, चेंज जो है वो रियलिटी है। तो उसको रेफ्यूट करने के लिए पैराडॉक्सेस लेते हैं। जो पहला पैराडॉक्स है, अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं, हालांकि पूछेगा नहीं कोई आपसे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अकेल्स जो है, ये अकेल्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है ग्रीक माइथोलॉजिकल हीरो।
ग्रीक माइथोलॉजी में जो हीरो है एक, जो कि बहुत तेज भागता है, इसको हम रैबिट से कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर टोर्टोइज है, तो रैबिट और यानी कि अकील्स और टोर्टोइज में जो है रेस होती है, और अकील जो है ये उसको एक एडवांटेज देता है कि भाई तू थोड़ा आगे से भाग ले। उसको एक एडवांटेज देता है कि तू थोड़ा आगे से स्टार्ट कर ले, मैं पीछे से आऊंगा, मैं तो बहुत तेज भागता हूँ। तो जीनो यहाँ पर कहते हैं कि अगर टोर्टोइज पहले भी स्टार्ट कर रहा है और वो उसका पीछा कर रहा है अकील्स, तो उसको कभी भी उसको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि जब भी वो उस पॉइंट तक पहुंचेगा जहां पर टोर्टोइज है, जैसे ही वो पहुंचा अगले ही क्षण वो क्या है, उसी क्षण वो अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो आगे मूव कर जाएगा टोर्टोइज। तो कभी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो उसको नहीं पकड़ सकता। तो ऐसा कुछ कहते हैं जीनो। तो उनके अनुसार मोशन जो है ये इम्पॉसिबल है, कि अगर तुम स्पेस को और टाइम को पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, इनफाइनाइट पार्ट्स में, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर तुम कभी भी टोर्टोइज को अकेले से नहीं पकड़ पाएगा। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसमें तुम ऐसे बांट दोगे, तो इस तरीके से वो कहते हैं कि मोशन जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो उसको नहीं पकड़ पाएगा। इसी तरीके से वो एक एरो पैराडॉक्स भी देते हैं। अगर तुम किसी तीर को छोड़ते हो हवा में, तो अगर तुम टाइम को जो है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, इंस्टेंस यानी कि क्षणों में तुम बांट देते हो, तो एक क्षण में अगर तुम देखो एरो को, तो वो मूव नहीं करेगा, वो स्थिर रहेगा। और जो भी चीज स्थिर है वो मूव नहीं कर रही है, तो उसमें मूवमेंट नहीं है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो तुम कैसे कह सकते हो कि उसमें मूवमेंट है, मोशन उसमें नहीं है फिर? तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखोगे, अगर तुम इनफाइनाइट में डिवाइड कर रहे हो उसको, तो चेंज का जो प्रिंसिपल वो कहते थे कि हर शब्द बदल रहा है। अभी मैंने तुम्हें छुआ, और सॉरी अभी मैंने नदी में पैर रखा, तो अगले ही क्षण जो दूसरा पैर रखोगे वो बदल जाएगी, वो पर उस अगले ही क्षण वो बदल जा रही है। तो अगले ही क्षण जो बदल जा रही है, तो यहाँ पर उस क्षण में तो वो स्थिर है ना। उस क्षण में जिसमें मैंने पैर रखा वो तो स्थिर हो गया, और अगला जो क्षण आया वो तो अगला वाला क्षण आ गया ना, वो वाला क्षण तो नहीं रहा। समझ रहे हो? तो वहां पर तो वो स्थिर है वो भी। तो इस पैराडॉक्स से जो है वो जीनो एक तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि मोशन जो है इम्पॉसिबल है। इन पैराडॉक्सेस के जरिए वो बताते हैं और डिफेंड करते हैं अपने लवर की, अपने गुरु की, कह सकते हैं परमेनिडीज की, जो थ्योरी है अनचेंजिंग नेचर ऑफ बीइंग की। और बोलते हैं कि रियलिटी जो है वो एक है, वो चेंजिंग नहीं है, जैसे कि हेराक्लिटस बोलते हैं। तो वो उनको एक तरीके से काउंटर करते हैं जीनो। अब यहाँ पर आता है एक और फिलोसफर का नाम, जिनका नाम है मेलिसिस। मेलिसिस का जन्म 475 बीसीई के अराउंड में हुआ, 415 में उनकी मृत्यु हो गई। और हालांकि इनका जो जन्म उसमें लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको टाइमलाइन दिखाई थी मेलिसिस की, यहाँ पर टाइमलाइन में आइनिया को बिलोंग करते हैं, जो कि टर्की में है, प्रेजेंट डे टर्की में। लेकिन वहां पर बोला गया है क्या, वहां पर क्या बोला गया है कि वो रहते कहाँ पे थे? वो समोस में रहते थे। समोस वो आइलैंड है जो कि ईस्टर्न एशियन का पार्ट था, जो कि पाइथागोरस का भी बर्थ प्लेस था, यानी कि इटली के आसपास ये समोस लैंड है, आइलैंड है। तो यहाँ पर वो परमेनिडीज का आर्गुमेंट्स को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस की फिलोसफी को नहीं अपनाते, हालांकि उनका वो रहते वहीं पे हैं, लेकिन परमेनिडीज का आर्गुमेंट्स को अपनाते हैं। तो एक तरीके से वो सक्सेसफुल एडमिरल है, यानी कि उसकी प्रशंसा करते हैं, जो इलियाटिक स्कूल की फिलोसफी है, परमेनिडीज की फिलोसफी है, और पॉजिटिव प्रूफ देते हैं इलियाटिक डॉक्ट्रिन को प्रूफ करने के लिए। और ये जो है इनकी फिलोसफी इस लॉजिक पर आधारित है। वो कहते हैं कि जो बीइंग है ये ओरिजिनेट नहीं हो सकती। अगर ये ओरिजिनेट हो सकती तो फिर उससे पहले नॉन बीइंग होता। तो बीइंग जो है नॉन बीइंग से अराइज नहीं हो सकती, नॉन बीइंग से नहीं आ सकती। तो ये जो है वो बोलते हैं, इसीलिए बीइंग जो है वो वन है, एक है, और उसके जैसा और कोई नहीं है। अगर वो ऐसा होता कि उसके जैसे दूसरे भी बीइंग होते, तो फिर वो अनलिमिटेड नहीं होता, वो लिमिटेड होता, फाइनाइट होता, वो इनफाइनाइट नहीं होता। तो इसलिए बीइंग जो है वो बहुत सारे नहीं हो सकते, वो एक हो सकता है, और उसका कुछ जो है कोई ओरिजिन नहीं हो सकता बीइंग का, वो नॉन बीइंग से ओरिजिन नहीं हो सकती, बिकॉज ओरिजिनेट नहीं हो सकती, सॉरी, बिकॉज देर इज नो एम्प्टी स्पेस और नॉन बीइंग मोशन इज इम्पॉसिबल। क्योंकि कोई एम्प्टी स्पेस भी नहीं है उनके अनुसार, और एम्प्टी स्पेस का मतलब कोई नॉन बीइंग भी नहीं है, और इसीलिए मोशन जो है इम्पॉसिबल है। सिंस देर इज नो मल्टीप्लिसिटी और मोशन, देयर कैन बी नो सेपरेशन, कॉम्बिनेशन और चेंज। क्योंकि मल्टीप्लिसिटी भी नहीं है, मतलब कि बीइंग के अलावा कोई और नहीं है, और मोशन भी नहीं है, तो इसीलिए कोई सेपरेशन नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, चेंज भी नहीं हो सकता। और वो कंक्लूड करते हैं कि जो हम मोशन और चेंज देखते हैं, ये हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारी जो सेंसेस है वो धोखा देती है।
तो इमोशन जो है, जो चेंज है, ये एक तरीके से डिसेप्शन है, धोखा है, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। ये सेंसेस के कारण हमारा हो सकता है, सेंसेस हमें धोखा देती है, मैलिसिस ऐसा कहते हैं। अब बात करते हैं जो ये हेराक्लिटस और पाइमेनिडीज ने जो चेंज पर बात की है। हेराक्लिटस कहता है कि चेंज रियलिटी है, पाइमेनिडीज कहता है कि नहीं भाई चेंज नहीं है, चेंज पॉसिबल होता है, वन जो है, जो बीइंग है वो ही एक रियलिटी है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, कौन इसमें जो है सामंजस्य बिठाएगा, कौन जो है मिडिल वे देगा? तो यहाँ पर अब आते हैं प्लूरलिस्ट और एटमिस्ट। प्लूरलिस्ट में एम्पेडोकल्स और एनेक्सागोरास आते हैं और एटमिस्ट में आपके ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस होते हैं। तो ये दोनों ही बोलते हैं कि जो एब्सोल्यूट चेंज है जिसकी हेराक्लिटस बात करते हैं, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन रिलेटिव चेंज हो सकता है। तो एक तरीके से हेराक्लिटस को भी रेफ्यूट कर रहे हैं, पाइमेनिडीज को भी कर रहे हैं, दोनों में एक तरीके से एक मिडिल वे दे रहे हैं, यानी कि एब्सोल्यूट चेंज भी नहीं हो सकता, और जो पाइमेनिडीज कहते हैं कि बिल्कुल चेंज ही नहीं हो सकता, तो ऐसा भी नहीं है, रिलेटिव चेंज होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है, रिलेटिव होता है चेंज। तो ये हालांकि इस पर एग्री कर रहे हैं, लेकिन वो डिफर भी करते हैं अपनी अप्रोच में, 2 पॉइंट पर वो डिफर करते हैं। ये 2 क्वेश्चन क्या है, वो जो उनका क्वेश्चन है पहला कि जो नेचर ऑफ पार्टिकल्स है रियलिटी की से संसार बना हुआ है, उस नेचर के ऊपर ये डिफर करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो पार्टिकल्स है ये कंबाइन और सेपरेट होते हैं, उसका कारण क्या है? तो उस कारण के ऊपर ये जो दोनों के लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर बात करें जो एम्पिडोकल्स के अनुसार जो रियलिटी है पार्टिकल्स की जिससे संसार बना हुआ है, ये 4 एलिमेंट्स में मानता है, अर्थ, एयर, फायर और वाटर, जैसे कि चारवाक स्कूल मानता है इंडियन फिलोसफी में। और इसको समझाने के लिए वो 2 माइथिकल बींग्स का यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, 2 फोर्सेस हम कह सकते हैं, लव और हेट। इससे वो बोलते हैं कि ये एक्सप्लेन करती है कि ये कैसे कंबाइन होता है एलिमेंट्स, ये पार्टिकल्स, और कैसे सेपरेट होते हैं। तो लव से क्या है, वो यूनाइट होते हैं, यानी कि कंबाइन होते हैं, और हेट से क्या है, वो सेपरेट होते हैं या फिर डिवाइड होते हैं। तो 2 मैथिकल बींग्स जो है, लव और हेट, जो है एम्पेडोकल के अनुसार ये कारण है कि पार्टिकल्स जो है एक कंबाइन होते हैं और सेपरेट होते हैं। और जो रियलिटी है पार्टिकल्स की, उनकी नेचर क्या है, वो एलिमेंट्स अर्थ, एयर, फायर, वाटर से मिलकर बनी हुई है। एनेक्सागोरस के अनुसार क्या है, ये बोलता है कि जो रियलिटी है काउंटलेस नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, कोई खाली 4 एलिमेंट नहीं है, काउंटलेस एलिमेंट्स है ऐसे। और वो कहते हैं कि जो माइंड है, उस माइंड को वो नोस बोलते हैं, जो कि इन एलिमेंट्स के एक्सटर्नल है, उसके बाहर है, ये जो है उनमें इनिशिएट करता है मोशन। तो वो बोलते हैं कि जो नोज है वो कारण है कि जो ये पार्टिकल्स है कंबाइन होते हैं और सेपरेट होते हैं। जबकि जो एटमिस्ट है, यानी एटमिस्ट कौन कौन है, ल्यूसिपस है और डेमोक्रिटस है, वो कहते हैं कि जो रियलिटी है वो इनफाइनाइट एटम्स से और वॉइड्स से, वॉइड्स का मतलब जो भी एम्प्टी स्पेस है यानी नथिंगनेस है, तो नथिंगनेस से यानी कि वॉइड से और इनफाइनाइट एटम से मिलकर रियलिटी बनी हुई है। और जो मोशन है वो इनमें इनहेरेंटली होता है, एलिमेंट्स में खुद में होता है मोशन, ठीक है, जो कारण जो है वो खुद में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एम्पेडोकल्स है और एनेक्सागोरास है, वो कहते हैं कि जो एलिमेंट्स है ये डेफिनेट क्वालिटीज रखते हैं, उनके अंदर डेफिनेट क्वालिटीज होती हैं। जो एम्पेडोकल्स का एलिमेंट्स है 4, इनमें क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज रखते हैं। इसी प्रकार जो एनेक्सागोरास के काउंटलेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनमें भी क्वालिटीज है, लेकिन एटमिस्ट जो है वो कहते हैं कि इनमें कोई क्वालिटी नहीं होती है, एटम्स में कोई क्वालिटी नहीं है, वॉइड में कोई क्वालिटी नहीं होती है, वो क्वालिटी लेस है। तो ये इनकी अप्रोच है जहाँ पर ये एक तरीके से सॉल्यूशन देते हैं हेराक्लिटस और पाइमेनिडीज जो चेंज के ऊपर अटके हुए थे। तो अब बात कर लेते हैं पहले जो प्लूरलिस्ट है, एम्पेडोकल्स। पहले प्लूरलिस्ट एम्पेडोकल्स, इनको प्लूरलिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा सॉरी, जैसे कि ये बोलते हैं कि 4 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, और ये कहते हैं कि काउंटलेस जो है एलिमेंट्स है रियलिटी के, इसलिए इनको प्लूरलिस्ट बोलते हैं। तो एम्पेडोकल्स जो है ये एक्रागाज एक जगह है, सिटी है सिसिली में, सिसिली आइलैंड है आपका इटली में, सॉरी इटली का आइलैंड है सिसिली, ठीक है, आइलैंड है ये, आइलैंड कंट्री है, कंट्री नहीं है, आइलैंड है इटली का। तो एक्रागास जो है ये वहां पर है, उसमें जो है एम्पेडोकल्स का जन्म होता है, और ये कहीं ना कहीं फेमिलियर है पाइमेनिडीज की फिलॉसफी से, और इनमें पाइथागोरियंस का भी इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से ये वहां पर उनसे एग्री नहीं करते उनकी बात पर। और ये 4 एलिमेंट्स प्रपोज करते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, जैसे कि चारवाक में भी होते हैं ये 4 एलिमेंट। और 2 फोर्सेस, लव और हेट को, या फिर कह लो कि 2 माइथोलॉजिकल बींग्स को, मिथिकल बींग्स को, लव और हेट को बोलते हैं कि ये कारण है, ये फोर्सेस है जिनके कारण ये जो मटेरियल फिनोमेना हम देख रहे हैं
ये जो है आपस में जो मटेरियल्स है ये यूनाइट होते हैं और सेपरेट होते हैं। इसके अलावा अगर हम एम्पेडोगस की और बात करें तो एक्टिव पॉलिटिशियन माने जाते हैं, जो कि सपोर्ट करते थे डेमोक्रेसी को। हालांकि उनकी जो फैमिली थी वो एरिस्टोक्रेट थी और ओलिगार्की के सपोर्ट में थी, लेकिन यहाँ पर एम्पेडोकल्स जो है डेमोक्रेसी के सपोर्ट में है और ओलिगार्की के अगेंस्ट में है। और वो उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत सज सवर के रहते थे, आभूषण बहुत सारे पहनते थे, गोल्डन जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं, ब्रॉन्ज के सैंडल पहनते थे। ऐसा ऐसा उनका थोड़ा पहनावा था और अपने आप को बोलते हैं कि वो गॉड से थोड़ा बोलते हैं कि मैं गॉड ही हूँ। उनके बारे में कुछ ऐसी कहानियां भी है कि वो जो है इटली की नदी का एक तरीके से उसका किनारा मोड़ देते हैं, एक प्लेग पड़ा होता है उनसे लोगों को बचाते हैं, एक जो है 1 महीने तक एक लड़की को या फिर औरत को जिंदा रखते हैं, उसको सांस नहीं आ रही होती है, लेकिन इसमें इनमें इतनी शक्ति होती है। तो ऐसी कहानियां एम्पेडोगस के बारे में लिखी हुई है। अब पता नहीं उन्होंने खुद लिखवाई है या फिर ऐसा ही है होगा, कुछ कह नहीं सकते। और जब वो मरे भी थे तो ऐसा माना जाता है कि जिससे कि उनकी तुलना एक भगवान से की जा सके, वो भगवान बन जाए, तो वो जो माउंट एटना है, माउंट एटना इटली में, तो उसके क्रेटर में जाके खुद ही कूद जाते हैं, जिससे कि फिर ऐसा बोलते हैं कि अब जो है उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई या फिर वहीं पर वो अब भी जीवित है। तो ऐसा बोला जाए उनके बारे में, ऐसी कहानियां बने। तो ये सब जो है एम्पेडोगस ये भी करते हैं, इनके बारे में ऐसी कहानियां बनी हुई हैं। डाइजीन भी इन पर अकाउंट लिखते हैं अपना। एनाक्सागोरास की अगर बात करें, जो कि प्लूरलिस्ट स्कूल को ही बिलोंग करते हैं, तो एनाक्सागोरास का जन्म जो है 500 BCE के अराउंड में हुआ और माना जाता है कि जो क्लेजोमेने है जो कि आइनिया में है, यानी कि टर्की के आसपास हो गए जो शहर है क्लेजोमोने, वहां पर इनका जन्म होता है। जो आपके एम्पेडोगल्स थे वो आपके इटली के आसपास हुए थे, लेकिन जो एनाक्सागोरास है ये आइनियन स्कूल को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि उधर की साइड। आइनियन स्कूल तो भाई उसमें तो 3 ही आते हैं वो, लेकिन ये आइनिया के आसपास ही इनका जन्म हुआ है एनाक्सागोरास का, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये नॉइस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। नॉइस का मतलब है माइंड या फिर इंटेलेक्ट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है इस कॉस्मोस का, यानी कि जो इसको एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये यूनिवर्स जो है यूनाइट होती है, सेपरेट होती है। वहां पर क्या था एम्पेडोगस में, लव और हेट से वो यूनाइट और सेपरेट हो रही थी। यहाँ पर नॉइस का कॉन्सेप्ट से जो यूनिवर्स है, जो कॉस्मोस है, वो ऑर्गेनाइज हो रही है। तो ये प्रिंसिपल है यहाँ पर नॉइस। यहाँ पर ये मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी बहुत बार आता है, नॉइस को आपको मैच करना होता है एनाक्सागोरास से। तो एनाक्सागोरास जो है ये आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैटर जो है इनफाइनाइटली डिवाइड हो सकता है, जिससे जो सीड्स का और होम्योमेरिक सब्सटेंसेस का आइडिया है ये इससे निकलता है। यानी कि तो मैटर को इनफाइनाइटली डिवाइड कर सकते हो, इनफाइनाइट मैटर से, फिर इनफाइनाइट एलिमेंट से, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट से रियलिटी बनी हुई है। ये बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स जो है इनफाइनाइट स्मॉल पार्टिकल्स या फिर सीड से मिलकर बनी हुई है, ऐसी मैंने बताया अभी। और इनकी जो फेमस लाइन है, इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज इन एवरीथिंग या फिर एवरीथिंग ऑक्यूपाइज एवरीथिंग। हर एक चीज में हर एक चीज है। मुझ में जो है, इस संसार में जो भी चीजें हैं, तुम भी हो, और तुम्हारे अलावा जो भी कुछ इस संसार में एग्जिस्ट करता है वो सब है, और तुम में भी वो सब कुछ है, मैं भी, और इस संसार में मेरे अलावा जो भी कुछ है वो भी तुम में एग्जिस्ट कर रहा है। और वो जो बचे हुए बीइंग्स है उनमें भी मैं भी और तुम भी हो, और वो हमारे अलावा जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। तो सब चीज में सब कुछ है, ऐसा कुछ कहते हैं एनाक्सागोरास। ईच सब्सटेंस कंटेन्स ए पोर्शन ऑफ एवरी अदर सब्सटेंस। हर एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंसेस का कुछ ना कुछ पोर्शन मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें जो बुद्धिज्म की हमने थ्योरी पढ़ी थी, जो जैसे कि वो बताते हैं कि ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होता है सोल का, क्योंकि वो परमानेंट सोल में तो नहीं मानते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो सोल होती है वो खुद पूरी की पूरी ट्रांसमाइग्रेट नहीं होती। सोल जो है 5 स्कंदों से मिलकर बनी हुई होती है। वो जो है एयर में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं हर बार, तो वो जो है हर एक उसमें डिफरेंट होते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन, एक पोर्शन हर एक का होता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, प्लूरलिस्ट जो है आर्ग्यू करते हैं बीइंग जो है कांस्टेंट होती है, कुछ भी जो है क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता, एक अरेंजमेंट जो है वो चेंज होता है खाली। हालांकि जो बुद्धिज्म है वो कांस्टेंट नहीं मानता, वो चेंज बोलता है कि वो चेंज होती है, परमानेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर डिफर कर रहा है कैसे, वो बोल रहे हैं कि जो बीइंग है वो कांस्टेंट है, कुछ भी क्रिएट नहीं होता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। कैसे? क्योंकि वहां पर जो यूनाइट होता है और सेपरेशन होता है। जैसे कि एम्पेडोगस बोलते हैं कि वो लव से यूनाइट होते हैं और हेट से सेपरेट होते हैं। और यहाँ पर एनाक्सागोरस बोलते हैं जो नोज है, जो माइंड है, इंटेलेक्ट है, वो यहाँ पर क्रिएट करती है और डिस्ट्रॉय करती है। तो वो कांस्टेंट है बीइंग, ठीक है, इस तरीके से वो कांस्टेंट है।
और जो सब्सटेंस है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ जो कॉन्फ़िगरेशन है हर एक सब्सटेंसेस में वो चेंज हो जाता है। हर एक चीज़ में सब कुछ है, तो ऐसा कुछ बोलते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है यहाँ से, और नो से याद रखना है, बस इतना याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले स्कूल की, जिसको बोलते हैं एटमिस्ट स्कूल। एटमिस्ट में आपके दो फिलोसफर आते हैं। पहले का नाम है ल्यूसिपस, जिनका जन्म 460 सरका, सिरका, यह सी का मतलब होता है सिरका, सिरका, सिरका का मतलब क्या होता है? अराउंड, यानी कि 460 के लगभग बिफोर क्राइस्ट एरा में इनका जन्म हुआ। और डेमोक्रेटस का जन्म 460, इनका भी 460 लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये मेरे को देखना पड़ेगा। शायद ये आई गेस ये 440 नहीं, 400, शायद यहाँ पर ही 440 था। एक बार मैं चेक करना पड़ेगा, मुझे देख लेता हूँ कहाँ गया। एनेक्सागोरास और ल्यूसिपस, एनेक्सागोरास ये रहा आपका, और ल्यूसिपस कहाँ गया? ल्यूसिपस ये रहा, सॉरी एनेक्सागोरास था, क्या था? डेमोक्रिटस था, सॉरी। ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, तो पहले जन्म हुआ है ल्यूसिपस का 460 के अराउंड, और डेमोक्रिटस का जन्म हुआ है 440 के अराउंड। ठीक है, तो ल्यूसिपस 460, डेमोक्रिटस 440। तो ये जो है ल्यूसिपस का जन्म 460 के अराउंड हुआ है, और डेमोक्रिटस का जन्म 440, यानी कि बाद में आपका डेमोक्रिटस आते हैं। ये आपको याद रखना है, 440 460। तो पहले ल्यूसिपस आते हैं, उसके बाद डेमोक्रिटस आते हैं। तो गुरु है ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस उनके शिष्य हैं। तो ल्यूसिपस के बारे में कुछ डिबेटेबल यहाँ पर है कि बोला जाता है कि वो एग्जिस्ट करते भी थे या नहीं। तो उनकी एग्जिस्टेंस को लेकर ही सवाल उठाए जाते हैं, और ये सवाल उठाने वालों में सबसे बड़ा नाम है एपिक्यूरियस, जो कि पोस्ट एरिस्टोटेलियन फिलोसफर है, यानी कि एरिस्टोटल के बाद ही आए थे। और वो अपने वर्क में बोलते हैं कि उनके अनुसार तो ल्यूसिफर जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता था। और उनका जो बर्थ प्लेस भी है, कोई बोलता है कि वो मिलेटस में हुए, कहीं बोलता है कि वो आयनिया के आसपास उधर हुए होंगे। तो उनका जो बर्थ प्लेस है वो भी डिबेटेबल है। उनका उनके बारे में भी नहीं कहा जा सकती है वो कहाँ पैदा हुए हैं। लेकिन ये बात तो है कि जो ल्यूसिफस है ये एटॉमिक सिस्टम को प्रपोज करते हैं, जैसे कि हमें दूसरे फिलोसफर्स के अकाउंट से पता चलता है। तो वो 440 से 430 बीसी के अराउंड में एटॉमिक सिस्टम को प्रपोज करते हैं, यानी कि एटमिस्ट की फिलॉसफी है वो देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी है, समकालीन है किसके? पोस्ट इलियाटिक थिंकर्स, जैसे कि एनेक्सागोरास और एम्पेडोकस के, जो कि प्लूरलिस्ट थे, और मैलेसिस के भी, जो कि इलियाटिक स्कूल को बिलोंग करते थे। तो ये इनके कंटेम्प्रेरीज हैं। और दो बुक जो है इनके एट्रीब्यूट की जाती है। पहली का नाम है ऑन माइंड और दूसरी का नाम है द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, और इनका दूसरा नाम क्या है? मैक्रोकोस्मोस। तो ये नाम याद रखना, मैक्रोकोस्मोस जो बुक है ये ल्यूसिफस को बिलोंग करती है, और डेमोक्रिटस को कौन सी बुक बिलोंग करती है? उसका नाम है माइक्रोकोस्मोस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। डेमोक्रिटस जो है ये एबडेरा में बोर्न हुए। इनका जन्म कहाँ हुआ है? एबडेरा में, जो कि थ्रेस में है, और जो कि बर्थ प्लेस है किसका? सोफिस्ट जो थे प्रोटैगोरास का। प्रोटैगोरास एक सोफिस्ट थे, उनकी मैं बात करूंगा जब सोफिस्ट वाला वीडियो लेके आऊंगा। तो उसके साथ ही अपना बर्थ प्लेस शेयर करते हैं डेमोक्रिटस। एबडेरा में ही उनका भी जन्म होता है। ठीक है, तो ये जो है ट्रैवल करते हैं वाइडली थ्रू आउट द एंशिएंट वर्ल्ड। लेकिन जो लेटर सोर्सेज है वो ये भी कहते हैं कि वो इंडिया में भी आए थे, लेकिन वो आए थे या नहीं ये डाउटफुल है। ऐसा एक्सप्लिसिटली या फिर बिल्कुल क्लियरली नहीं कहा जा सकता उनके बारे में, पर वो ट्रैवल तो करते थे, ये तो पक्की बात है। ठीक है, और डेमोक्रिटस के बारे में हमें और क्या पता चलता है? तो वो बिलीव करते हैं कि जो यूनिवर्स है ये एटम्स से और वॉइड से मिलकर बनी हुई है। एटम्स जो है इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, और वॉइड यानी कि खाली स्थान या फिर जो नथिंगनेस है वो वॉइड होता है। एटम्स जो है मूव करते हैं और कंबाइन होते हैं। ये सारे फिनोमेना जो हम देखते हैं ये एटम्स मूव करते हैं और कंबाइन होता है, उसकी वजह से हम देखते हैं। अब बात करें और इसमें अगर डेमोक्रिटस की, तो ये तो रिपीट हो गया यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें रिपीट हो गई है। सो ये वाले रिपीट नहीं हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ। तो जो एंशियंट सोर्सेज है वो बताते हैं कि करीबन 70 टाइटल्स ऑफ बुक्स जो है डेमोक्रिटस के नाम हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट्स पे उन्होंने लिखी है, या फिर उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने लिखा था। अब ये सर्वाइव करती है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, शायद नहीं करती होगी,
तो फिलॉसफी के ऊपर भी है, मेडिसिन के ऊपर भी है, फार्मिंग, मिलिट्री साइंस और पेंटिंग, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इनकी बुक जो है इन्होंने लिखी थी। अब वो सर्वाइव करती है नहीं ये तो हमें नहीं पता। वन ऑफ हिज बुक्स वाज कॉल्ड द लिटिल वर्ल्ड सिस्टम, इसको बोलते हैं माइक्रोकोस्मोस। जो आपके ल्यूसिफस थे उनकी बुक को बोल रहे थे मैक्रोकोस्मोस यानी कि द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, और इनकी बुक को बोल रहे हैं लिटिल वर्ल्ड सिस्टम यानी कि माइक्रोकोस्मोस, इन ऑब्वियस होमेज टू हिज सिस्टर एंड एसोसिएट लूसिफस। तो एक तरीके से उनका एसोसिएशन दिखाता है लूसिफस के साथ क्योंकि उनके टीचर थे। रियलिटी कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड द वॉइड, ये दोबारा रिपीट हो गई ये चीज। ये रियलिटी है वो एटम्स और वॉइड से मिलकर बनी हुई है। तो जो ये वर्ड है एटमोस, एटमोस का जो मतलब है ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड इसका मतलब क्या है अनकटेबल। एटमोस का मतलब है अनकटेबल, इसको जो काटा ना जा सके, इसको स्प्लिट ना किया जा सके, जिसका विभाजन ना किया जा सके, डिवीजन ना किया जा सके, उसका मतलब एटमोस यानी कि एटम होता है। देयर इज एन इंडेफिनिट नंबर ऑफ दीज एटम्स यानी कि इंडेफिनिट नंबर है, और ईच ऑफ विच इज यूनिफॉर्म, हर एक यूनिफॉर्म है, नॉट सब्जेक्ट टू कमिंग टू बी और पासिंग अवे एंड अनचेंजेबल इन एनी अदर वे। ये जो है चेंज नहीं हो सकता, पास अवे नहीं हो सकता किसी भी फॉर्म में, ये अनचेंजेबल है एक्सेप्ट पोजीशन, खाली पोजीशन अपनी बदल सकता है, इंटरनली तुम चेंज नहीं कर सकते। कोई एक्सटर्नल चेंज जो उसमें इंटरनल उसके इनर कोर में चेंज नहीं कर सकता, कोई बाहरी चीज उसके अंदर चेंज नहीं कर सकती। जैसे कि लेबनीज के मोनेड्स होते थे यानी कि तुम वो विंडोलेस होते थे, तुम बाहर से कोई इसमें चेंज नहीं कर सकते, जो इनर उसकी नेचर है वो नहीं बदल सकते। ऐसे ही यहाँ पर एटॉमिक बीइंग जो है उसकी इनर कोर को नहीं बदला जा सकता बाहर से एक्सटर्नल से, और इसीलिए जो एटम्स है यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं परमेनिडियन रिक्वायरमेंट्स ऑफ रियलिटी। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं कि चेंज नहीं कर सकते तुम इंटरनली, तो ये परमेनिडीज की फिलोसफी से मैच कर रहे हैं। इंडिविजुअल एटम्स आर इम्परसेप्टिबल, वो परसेप्ट नहीं हो सकते हैं इंडिविजुअल एटम्स, लेकिन जब वो ग्रुप में आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं ना एटम्स, लेकिन जब वो ग्रुप में आ जाएंगे तो डेमोक्रेट्स कहते हैं तो वो परसेप्ट हो सकते हैं, और वो एटम जो है इतना बड़ा भी हो सकता है एक एटम कि वो कोस्मोस का साइज ले सकता है। कोस्मोस के साइज का भी एटम्स इमेजिन करते हैं डेमोक्रेटस, वो बोलते हैं कि ऐसा एटम भी हो सकता है जो इतना बड़ा हो, जो कि कोस्मोस के साइज का हो। और इसमें क्या लिखा गया है, ऑल एटमिक स्टफ इज द सेम, सारा एटमिक स्टफ सेम होता है। एटम जो है डिफर करते हैं फ्रॉम वन अनदर ओनली इन शेप एंड साइज, खाली शेप में और साइज में डिफर करते हैं एटमिक स्टफ जो है। एटम्स अपने आप में जो है सब सेम होते हैं, बस वो डिफरेंस जो है शेप में और साइज में होता है, वो अपनी पोजीशन में बदल लेते हैं, लेकिन उनमें चेंज नहीं होता है इंटरनली, ऐसा कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इंटरनली वो जो है डिफरेंट नहीं होते हैं, वो सेम ही होते हैं इंटरनली, लेकिन जो शेप है और जो साइज है वो एटम का डिफरेंट हो सकता है एटमिस्ट स्कूल के अनुसार, यानी डेमोक्रेटस के अनुसार और ल्यूसिफस के अनुसार भी। इसके अलावा डेमोक्रेटस बोलते हैं वॉइड जो है, ये इसमें दूसरी जो रियलिटी है वो है वॉइड कहाँ होते हैं, जहाँ पर एटम्स जो है नहीं होते हैं, यानी कि जहां पर एटम्स मिलते हैं उसके बीच में जो गैप होता है, जो खाली स्थान होता है जहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर वॉइड होता है। उस खाली स्थान को, उस नथिंगनेस को ही यहाँ पर वॉइड बोला जाता है। एटम्स आर एबल टू मूव इनटू द एम्प्टी, जो मूव करते हैं वो वॉइड की वजह से करते हैं, उस एम्प्टी स्पेस में एटम्स मूव करते हैं तो वॉइड की वजह से वो मूव कर रहे हैं, वहां पर वॉइड है। द एटमिस्ट एक्सप्लिसिटली कॉल द वॉइड द नथिंग और द व्हाट इज नॉट। तो वॉइड क्या है, जो कुछ नहीं है जहां पर एटम्स के बीच में, जहां पर कुछ नहीं है उसका नाम क्या है, वॉइड है। Whereas atoms are called something, और जहां पर कुछ है what is, वहां पर क्या है एटम, और जहां पर कुछ नहीं है वहां पर void है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर परमेनिडीज का जो प्रोस्क्रिप्शन था उसके अगेंस्ट में जाता, उसको चैलेंज करता है। वो कहते थे कि व्हाट इज नॉट, यानी कि जो कुछ नहीं है वो नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पर एटमिस्ट की जो कुछ नहीं है वो void है, वो कुछ नहीं है वहां पर, वो void है, उसका नाम क्या है, वो एक रियलिटी है void भी, तो तुम उसको नहीं कह सकते कि व्हाट इज नॉट। तो यहाँ पर एक तरीके से ये चेंज देखने के लिए मिलता है एटमिस्ट की अप्रोच में। तो एटमिस्ट कह रहे हैं कि व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज नॉट इज वॉइड, जबकि जो प्रेमेनिडीज थे वो कह रहे थे व्हाट इज नॉट इज नॉट, यानी कि जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। जो है उसको तुम कह सकते हो, उसको थिंक कर सकते हो, और जो नहीं है उसको तुम सोच ही नहीं सकते, उसको तुम कह भी नहीं सकते। तो ऐसा कुछ था। और इसके बारे में क्या लिखा गया है, void separates atoms, ये सेपरेट करता है एटम्स को, which allows them to move and come close to one another without melding into each other। ये जो void है ये एटम्स को सेपरेट करता है, उनको अलाउ करता है कि वो मूव करे, अपने एक दूसरे के पास आए, लेकिन वो उसमें घुल ना जाए एक दूसरे में, तो ये इंश्योर करता है void। The mixing together and separating of the different types of atoms into different arrangements is responsible for all the aspects of the sensible world। तो ये जो आपस में
एक तरीके से मिक्सिंग होती है एटम्स की और डिफरेंट टाइप्स का डिफरेंट अरेंजमेंट्स वो आते हैं, तो यही रिस्पॉन्सिबल है कि हमें सेंसिबल वर्ल्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती है सेंसिबल वर्ल्ड की, एम्पिरिकल वर्ल्ड की, वो इन्हीं डिफरेंट अरेंजमेंट्स के कारण मिलती है, जो कि पॉसिबल हो पाता है वॉइड के कारण। और एटम्स जो है वॉइड के कारण ही मिक्स हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो उसको वो अलाउ करता है उतना स्पेस। एंड सो व्हाट लुक्स लाइक कमिंग टू बी एंड पासिंग अवे इज मेयरली रीअरेंजमेंट ऑफ द बेसिक एंटिटीज एटम्स एंड वॉइड। तो हमें जो दिखता है कि कोई चीज जो है आ रही है या फिर पास ऑन हो रही है, चेंज हो रहा है, वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है बेसिक एंटिटीज का, एटम्स और वॉइड का। एटमिस्ट के अनुसार यानी कि लूसिफस और डेमोक्रिटस के अनुसार कोई चीज बन रही है, उसका मतलब है कि जो अरेंजमेंट है एटम्स और वॉइड का वो चेंज हो रहा है। अगर कोई चीज सेपरेट हो रही है, टूट रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां पर भी जो उनका अरेंजमेंट है एटम्स और वॉइड का वो चेंज हो रहा है। तो डिस्ट्रक्शन और जो यूनिटी है वो इस तरीके से वो समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया अप्रोच थी एडम्स स्कूल की। तो ये जो है हमने यहाँ पर सारे स्कूल कवर कर लिए जो कि सिलेबस में गिवन थे, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स हमें पढ़ने थे। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है, कहाँ से रिसोर्सेज लिए हैं, किन बुक्स को फॉलो किया है, ये आप देख सकते हो। ये प्री सोक्रेटिक रीडर है जो कि पैट्रिशिया कर्ड के द्वारा है। इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, हालांकि मैंने अभी भेजी नहीं है। और इन दोनों की पीडीएफ मैंने भेज रखी है, तो ये भी मैंने यहाँ से भी कुछ मटेरियल लिया था। ए हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी बाई फ्रेडरिक कोपर्स्टन एंड ए हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी बाई फ्रैंक थिली। तो ये काफ़ी लेंथी बुक है और ये काफ़ी बढ़िया बुक है। इसकी मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो ये थी आपकी प्रीसोक्रेटिक फिलोसफर्स के ऊपर वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, देखा है और लर्न किया है, जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें बताई है, जिस पर मैंने फोकस किया है, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अभी तक तो नहीं आया। तो हालांकि मैंने काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताई है, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको मजा आया है, आपको कुछ हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करो। और अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देना, और जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन है मेरी अगले आने वाली वीडियो की वो मिल जाए और आप जो है सबसे पहले वीडियो देख पाओ। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए यूजीसी नेट फिलोसफी की, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसका लिंक जो है, रजिस्ट्रेशन लिंक, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और बस इतना ही था। तो दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।